Welcome, friends. Chapter number 6. Well, the name of the chapter is Rural Development. बच्चों, हम जानते ही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इन रूरल एरियाज़। तो इसीलिए अगर गांव तरक्की करेंगे, रूरल एरिया तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। तो आइए सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं। क्लास में हम याद कर चुके हैं वैसे। It refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. बच्चों, जब हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप इकोनॉमिकली भी अच्छा करें रूरल एरियाज़ को, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, वहाँ के लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है, इनकम है, वो बढ़ाएं और साथ ही में सोशोलॉजिकली भी उसको अप्लाएं। लाइक आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को जो है ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराते। तो ऐसा आपको सोशोलॉजिकली भी आपको उनको अपलिफ्ट करना होगा। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। और ऑल एस्पेक्ट्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक वहाँ का हेल्थ जो है वो अच्छा हो, ओवरऑल एजुकेशन अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रूरल डेवलपमेंट में। लेकिन हम फिर भी कुछ की इश्यूज़ पर बात कर सकते हैं जो हमें लगता है कि अगर रूरल डेवलपमेंट की बात हो और या रूरल डेवलपमेंट करनी हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए मेरे बच्चों, किसी भी देश की, किसी भी एरिया की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ के लोग। तो अगर लोग हेल्दी और एजुकेटेड हैं तो वो कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल देंगे। लेकिन अगर लोग हेल्दी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो बने बनाए रिसोर्सेज भी ख़राब कर देंगे, लाइक पाकिस्तान। So, development of human resources, it includes literacy, more specifically female literacy, education and skill development, or health, addressing both sanitation and public health. तो बेटा यू कैन हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, मगर अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो वो उसको नहीं यूज़ कर पाएगा। और अगर रिसोर्सेज कम है लेकिन आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है तो वो कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा आउटपुट लेके आएगा। तो हमारा पहला इशू है रूरल डेवलपमेंट में कि किस प्रकार जो लोग हैं उन्हें बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ। लैंड रिफॉर्म्स, देखिए इसमें मैंने मीनिंग चेंज किया, लैंग्वेज चेंज किया है। आप इसमें पिछले चैप्टर की जो डेफिनेशन थी लैंड रिफॉर्म की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल आप जानते ही हैं एग्रीकल्चर ही मेन रूरल एरियाज़ में आजीविका का साधन है, उसी पे डिपेंडेंट है बहुत सारे लोग। तो लैंड रिफॉर्म्स आपको पता है इसलिए किए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर को और बढ़ावा मिले। So it involves elimination of exploitation in land relation, achievement of the goal of land to tiller, increasing agriculture productivity and production, and improvement in socio-economic conditions of rural poor by widening their land base. So this is how you can have land reforms. Development of the productive resources of each locality. देखो बेटा, agriculture no doubt मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरिया डिपेंड ऑन दैट, बट ये तो आप भी मानेंगे ना वो सबको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। तो आपको उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना होगा। सो यही थर्ड पॉइंट है। इट मीन्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर विच शुड वर्क एज अ बूस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट। लाइक आप वहाँ पर कंपनीज़ को बोल सकते हो कि गांव के आसपास, रूरल एरियाज़ के आसपास आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाओ, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे उससे, जिसमें आपको बिजली सस्ती देंगे और सारी फैसिलिटीज़ देंगे। इससे क्या होगा, वो जो आसपास का रूरल एरिया का पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। दूसरा, आप स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में। सो अदर देन एग्रीकल्चर लोगों के पास एवेन्यू होगा बेटा टू वर्क समवेयर एल्स। फोर्थ है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। वेल इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड, फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। वेल बाकी चीज़ें समझ आती हैं, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कहते सर इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन क्या है। इसका मतलब है जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है या रूरल एरिया के लोगों को इन शॉर्ट हेल्प कर सकती है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है लोगों तक। Special measures for alleviation of poverty. Well, it involves bringing significant improvement in living conditions of the weaker sections of the population, emphasizing access to productive employment opportunities. तो आपने पॉवर्टी चैप्टर में मेरे साथ किया ही हुआ है कि गवर्नमेंट बड़े सारे मेजर्स करती है, तो वो सारे मेजर्स आपको पॉवर्टी एलिवेशन के लिए करने होंगे, तभी रूरल एरिया डेवलप करेगा। गरीब अगर रहेगा रूरल एरिया तो कैसे डेवलप करेगा।
एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। सो दिस वाज रूरल डेवलपमेंट और उसके की इश्यूज़। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, विच इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। देखो बच्चा, पैसा ही पैसे को बनाता है। तो पहला पॉइंट वही है, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको बार बार पैसा डालना पड़ेगा, तभी तो आप ग्रोथ कर पाओगे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। दूसरा, एज द टाइम जेस्टेशन बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लॉन्ग। इसका मतलब है जब फसल बोई जाती है और जब फसल तैयार होती है उसके बीच में काफ़ी टाइम लैग है, काफ़ी गैप है। तो फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा। तो जब वो फसल बोते हैं और जब फसल तैयार होती है उसमें बहुत टाइम है, बीच में बहुत गैप है, उस दौरान पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। किसके लिए? बीज खरीदना है, फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं, कोई शादी ब्याह है, कोई और कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तो इन सब के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है फार्मर्स को। सो इन दैट सेंस ये दूसरा ज़रिया है या ये दूसरा वजह है कि वाई क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रूरल डेवलपमेंट। अब सवाल उठते हैं जी, कहाँ से पैसे लेते हैं? तो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, बेटा हम इसको दो कैटेगरीज में बांटेंगे। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या कन्वेंशनल सोर्सेज। तो पहले मनी लेंडर्स। वेल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन गिविंग क्रेडिट। द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। तो वहाँ पे जो नॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसा देते हैं, लोन देते हैं, वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो अकाउंट्स मैनिपुलेट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इन अ वे एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पे फार्मर्स को। रिलेटिव्स, cultivators borrow funds from their own relatives in the times of crisis. These loans are kind of informal loans and carry no interest and are normally returned after harvest. Traders and commission agents, well, they provide credit to the peasants on the mortgage of crops at high rate of interest on a condition that the crops will be sold to them at low prices. Rich landlords. Landlords also charge high rate of interest on such loans and exploit small farmers and tenants. तो हमने देखा मनी लेंडर्स, हमने देखा रिलेटिव्स, हमने देखा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट और हमने देखा रिच लैंडलॉर्ड्स। बच्चों ये चारों जो हैं, ए आप सभी मानेंगे, रिलेटिव्स को एक मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं, तो एक्सप्लॉइट करते हैं ये फार्मर्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स की, इन शॉर्ट एक्सप्लॉइट करते हैं। एज़ फार एज रिलेटिव वाला पार्ट इज़ कंसर्न, तो चलो एक्सप्लॉइटेशन ना भी हो, मगर आप ये तो मानोगे ना कि श्योरिटी नहीं देता। ये जरूरी थोड़ा ना है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप रिलेटिव के पास गए और उसने पैसे दे ही देने हैं। जेन्युइनली क्या पता उसके पास ना हो या हो तो वो आपको मना कर सकता है, क्योंकि उसे कोई लालच तो है नहीं ना, उसे कुछ रिटर्न तो मिल नहीं रहा आपसे। सो ऑल इन ऑल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, कोई फ़ायदा उसका खास हमें दिख नहीं रहा, नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं। इधर वो स्टेबल नहीं है और अगर हैं तो वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बनाए हैं, आइए अब उसको देखते हैं। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव्स इज टू लिबरेट द इंडियन पेजेंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. Land development banks, they provide credit to farmers against the mortgage of their lands. Loans are provided for improvement in land, purchasing agriculture implements and for repaying old debts. Commercial banks, after nationalization in 1969, commercial banks expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. Regional rural banks, well, they are opened in those areas where there are no banking facilities. Main objective is to provide credit especially to small marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs in rural areas. गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट भी लोन देती है, लेकिन वो तब देती है कोई जब नेचुरल कैलामिटी वगैरह, कोई इमरजेंसी वैसा आ जाए. सो द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन्स एंड आर लेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक फेमाइन, फ्लड एक्सेट्रा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज लो एज 6%. National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD. Well, it is the apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. यानी ऊपर के जितने भी हैं उनका एक तरह से ये हेड है. Its objective is to promote strength to credit institution, namely cooperative, commercial bank, regional rural bank. NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. तो एग्रीकल्चर को तो देता ही देता है, लेकिन अदर देन नॉन एग्रीकल्चर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी ये पैसा देता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों.
The formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but also has not been fully integrated into the overall rural social and community development. अभी तक हमने जितने भी ऊपर के 6 देखे तो वो उसकी रीच नहीं बनी उतनी, वो हर किसी तक पहुंचा नहीं है रूरल एरिया में. So since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural household were automatically out of the credit network. अब एक एग्जांपल लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक वो तो ज़मीन रख रहा है, और कमर्शियल बैंक वो भी कोई सिक्योरिटी तो रखेगा. तो अगर किसी बंदे के पास स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर है या लैंडलेस लेबरर है, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना गिरवी रखने के लिए, मॉर्टगेज रखने के लिए, तो वो तो इस सिस्टम से वैसे ही आउट हो जाएगा. So the small help groups promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. Thrift matlab savings. From the pooled money, credit is given to the needy members to be repayable in small installments at reasonable interest rate. Small help groups, rather self-help groups, have helped in the empowerment of women too. Such credit provisions are generally referred to as micro credit programs. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्या है रूरल बैंकिंग की. एक तो इनसफिशिएंट रहा है. द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू डिमांड. Less attention to poor farmers, where lesser attention has been given on the credit requirements of small farmers due to less credit worthiness. Inadequate coverage of institutional sources. अभी आपने 7 institutional sources देखे, still overall coverage is not that great. So the institutional credit arrangement continues to be inadequate to cover the entire rural farmers in a country. Inadequate amount of sanctions. The amount of loan sanctioned to the farmers is also is inadequate. As a result, farmers often divert such loans for unproductive purposes. Growing overdues. The main reason of overdues is the poor repaying capacity of farmers. As a result, credit agencies are becoming cautious of granting loans to the farmer. Agricultural loan defaults are high. It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loans. लोन ले लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो नहीं दे रहे, जो करना है कर लो. तो ये प्रॉब्लम्स हैं रूरल बैंकिंग की. अब आता है बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. वेल मेरे बच्चों, आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर करना वैसे भी बहुत रिस्की है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है. It is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agricultural commodity like food, grain, vegetable, fruits across the country. Definition मैं क्लास में याद करा चुका हूँ. तो मेन ऑब्स्टेकल्स क्या हैं. एक तो मैनिपुलेशन है बिग ट्रेडर्स की. फार्मर्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. वो ऐसे बोलते हैं कि वज़न कम है, मंडी में जाते हैं जब तो कि वो कम वज़न के हिसाब से पैसा देते हैं, फिर उनके अकाउंट्स मैनिपुलेट कर देते हैं, कहते हैं पिछले साल का भी तुम्हारा बचा हुआ है पैसा, उसका ब्याज इतना हो गया, और वो सब काट कुट के देते हैं. Lack of market information. Farmers who did not have the required information on prices prevailing in market were often forced to sell at low prices. Lack of storage facility. Farmer did not have proper storage facility to store their produce for selling later at better prices. In fact, अब आज भी ना टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में 10% के आसपास ख़राब हो जाता है जस्ट बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स करे. तो एक तो मार्केट्स रेगुलेट करे, मंडी के रूल्स बनाए. So regulated markets have been organized with a view to protect the farmers from malpractices of sellers and brokers. The main purpose was to create orderly and transparent marketing condition. दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एक्सेट्रा. Cooperative marketing. Under this, marketing societies are formed by the farmers to sell the output collectively and to Under this, marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to obtain better prices. अब एक बार बताओ, अगर एक साथ एज अ ग्रुप बेचेंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी ना, तो आप अच्छे पैसे ले सकते हो फिर मंडी से या जो भी ट्रेडर्स हैं. फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स करे हैं. एक तो एमएसपी लगा दिया. टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वीट, राइस, मेज, शुगर केन, प्लस पल्सेज एक्सेट्रा. सच अ प्राइस may be regarded as an offer price at which the government is willing to buy from the farmers. Maintenance of buffer stock. The Food Corporation of India purchases wheat and rice at the procurement price to maintain buffer stock, which helps to ensure regulation in supply and stability in prices. Public Distribution System (PDS) in our country operates through a network of ration shops and fair price shop. Fair price shop offer essential commodities like wheat, rice, kerosene at a price below the market price to the weaker sections of the society. तो ये गवर्नमेंट ने मेजर करे. अब खुद ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के अलावा भी तो खुद भी तो कुछ करेंगे ना, तो कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स भी हैं जिसके थ्रू एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जा सकती है या फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं रादर देन गोइंग थ्रू दोज मंडीज. फार्मर्स मार्केट पहला है उसमें.
The concept of farmers market was started to give boost to the small farmers by providing them with the direct access to the consumer and eliminating the middleman. कुछ एग्जांपल्स है अपनी मंडी जो है पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हादस पर मंडी जो पुणे में है, रायतू बाजार जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उजावा सैंडीज ये तमिलनाडु में फार्मर्स मार्केट है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपका जो फार्मर है सीधा कंज्यूमर को बेचता है माल और घर चला जाता है। Alliance with national and multinational companies. Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts or alliances with farmers to encourage them to cultivate farm products of the desired quality by providing them with not only seeds and other input but also assured procurement of the produce at pre-decided prices. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको एक ऑप्शन दे रही है फार्मर्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, वो तुम्हें पहले ही प्राइस भी फिक्स कर देंगे, क्वांटिटी भी बता देंगे इतना ले रहे हैं, और तो और तुम्हें इनपुट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे भी आपका रिस्क कम हो जाएगा। फार्मर्स आपको पहले ही पता होगा कि माल कितने में बिकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। वेल बच्चों, आपने भी देखा ही है कि रूरल एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, पर आपको ये भी पता है कि एग्रीकल्चर सबको तो एब्जॉर्व कर नहीं सकता, और दूसरा एग्रीकल्चर के साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो ज़्यादातर सीजनल है, दूसरा मॉनसून पे डिपेंड करता है, मॉनसून फेल हुआ तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर के अलावा भी और चीज़ें सोचनी होंगी, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. So agriculture diversification includes two aspects. One relates to change in cropping pattern and the other relates to shift of workforce from agriculture to other allied activities like livestock, poultry, fishery and non-agriculture sector. Why it is important? Well, there is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. अब खाली अगर आप फार्मिंग पे डिपेंड करोगे, फेल हुआ फार्मिंग तो आपकी दिक्कत हो जाएगी. इट प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन. सस्टेनेबल मतलब जो पूरा साल चले आपके लिए. इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी. अब आप बताओ, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं एग्रीकल्चर छोड़ दो, एग्रीकल्चर के अलावा लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी में जाओ, और जो ऑफ सीजन है उसमें नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ. इससे आपको सप्लीमेंट मिलेगा ना, आपकी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्न होनी शुरू हो जाएगी. अगला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री. वेल, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं. इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स. तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स alternate livelihood option to over 70 million small and marginal farmers including landless laborers. A significant number of women also find employment in the livestock sector. डिटेल में आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं. Indian dairy sector. Dairying is that branch of agriculture which involves breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and the various dairy products processed from it. Milk production in the country has increased by more than 8 times between 1951 to 14, and this is attributed mainly to the successful implementation of Operation Flood. ऑपरेशन फ्लड में भी वही कलेक्टिवली जो भी दूध बेचने वाले थे वो अपना ग्रेड करके दूध बेचते हैं रादर. Fisheries. It refers to the occupation devoted to catching, processing or selling of fish and other aquatic animals. Fishing community regards the water body as mother or provider. After progressive increase in budgetary allocation and introduction of new technology in fishery and aquaculture, the development of fishery has come a long way. Total fish production accounts for 0.8% of GDP in India. West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu are major fish producing states. Fish production from inland sources contributes about 64% of the total value of fish production, and the balance 36% comes from the marine sector, that is sea and oceans. Horticulture. It refers to the science or art of cultivating fruits, vegetable, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. Well, these crops play a vital role in providing food nutrition besides addressing employment concern, and it contributes 1/3 of the agriculture output and 6% of GDP of India. India has emerged as a world leader in providing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nut and a number of spices, and is the second largest producer of fruits and vegetables. Flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment options of women in rural areas. So guys, this was primarily chapter number 6, rural development. I hope this video helps.